नमस्ते। ये वीडियो आखिरी वाला है दो में से, जो कि आपको दिखाएगा आसान स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस और ज़्यादा मुश्किल लिमिटिंग रिएक्टेंट स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। हमारे सुझाव ये है कि आप पहला वाला वीडियो देखो, जो कि कन्वर्जन्स केमिकल क्वांटिटीज़ के बीच के बारे में है, ट्रायंगल की मदद के साथ। हम इस वीडियो में ये मान के चलेंगे कि आप ट्रायंगल को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम पहले शुरू करते हैं थोड़े से आसान सवालों के साथ एक बाइक के बारे में। ये कॉन्सेप्ट दिखा सकते हैं एक इक्वेशन के साथ, जो कि दो टायर्स और एक फ्रेम को ऐड करते हैं एक बाइक को बनाने के लिए। इस इक्वेशन की स्टोइकियोमेट्री हमने हाईलाइट कर दी है। अगर मेरे पास 20 टायर्स और एक्सेस फ्रेम्स हैं, मैं कितनी बाइक्स बना सकती हूँ? 20 टायर्स बाइक्स का प्रोडक्शन को लिमिट करेंगी 10 तक, जिसका कैलकुलेशन हम बहुत आसानी से दिमाग में कर सकते हैं। लेकिन हम इस कैलकुलेशन को ऐसे भी देख सकते हैं। हमको पता है कि दो टायर्स एक बाइक बनाती हैं, इसलिए हम दो कन्वर्जन फैक्टर्स इमेजिन कर सकते हैं, जो कि हमने पहले वाला वीडियो में काफ़ी डिस्कस करा था। हम 20 टायर से शुरू करेंगे और बाइक्स में कन्वर्ट करेंगे जब हम सही कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि 1 बाइक ओवर 2 टायर्स है। टायर्स का यूनिट कैंसिल हो जाएगा ताकि हमारा उत्तर 10 हो डिज़ायर्ड यूनिट बाइक्स के साथ। अगर मेरे पास बहुत सारे टायर्स और 18 फ्रेम्स हैं, मैं कितने बाइक्स बना पाऊंगी? इस बार फ्रेम्स बाइक के प्रोडक्शन को लिमिट करेगी 18 तक, जो कि हम ऐसे देख सकते हैं। हमको पता है कि दो कन्वर्जन फैक्टर्स निकालते हैं इक्वालिटी से, जो कि बताते हैं कि एक फ्रेम इक्विवेलेंट है एक बाइक के साथ। 18 फ्रेम से शुरू करके हम बाइक्स में बदल सकते हैं जब हम सही कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, जो कि इस केस में 1 बाइक ओवर 1 फ्रेम है। फ्रेम्स का यूनिट कैंसिल हो जाएगा ताकि हमारे उत्तर 18 बाइक्स का आ जाए। इस तरीके के प्रश्न हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि कितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड बन सकते हैं अगर 38.5 मोल्स मीथेन रिएक्ट होता है बहुत सारा ऑक्सीजन के साथ। या फिर हम ये भी पूछ सकते हैं कितने ग्राम्स पानी के बन सकता है अगर 82.1 ग्राम्स मीथेन बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है। हम ये भी प्रश्न उठा सकते हैं कि कितने ग्राम्स ऑक्सीजन चाहिए अगर हम 19.6 ग्राम्स मीथेन कंबस्ट करते हैं, या फिर अगर 190.8 ग्राम्स CO2 बना गए तो हमने कितने ग्राम्स मीथेन कंबस्ट करे हैं। ये सवाल वैसे ही है जैसे बाइक वाले थे, लेकिन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज को सिखाने से पहले हमको अच्छे से समझना चाहिए जो इम्प्लिकेशंस हैं बैलेंस्ड इक्वेशन में मीथेन के कंबशन के लिए। हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल CO2 और 2 मोल्स पानी के प्रोड्यूस करने के लिए हमको 1 मोल मीथेन और 2 मोल्स ऑक्सीजन की ज़रूरत है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि 44.01 ग्राम CO2 और 36.04 ग्राम्स पानी को प्रोड्यूस करने के लिए हमको 16.04 ग्राम्स मीथेन और 64 ग्राम्स ऑक्सीजन की ज़रूरत है। याद रखना कि जैसे हमने पहले वाले वीडियो में दिखाया था, 1 मोल मीथेन इक्विवेलेंट है 16.04 ग्राम्स के साथ, या फिर 1 मोल X इक्वल होता है मोलर मास X की ग्राम्स में। अब हम मोल्स से मोल कन्वर्जन्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन सॉल्व कर पाए। जैसे हमने पहले बोला है, 1 मोल मीथेन रिक्वायर करता है 2 मोल्स ऑक्सीजन, या फिर 2 मोल्स मीथेन रिक्वायर करता है 4 मोल्स ऑक्सीजन के। तो चलो हम एक सवाल सॉल्व करते हैं जो कि हम इतनी आसानी से हमारे दिमाग में नहीं कर सकते हैं। कितने मोल्स ऑक्सीजन चाहिए होंगे अगर हम 16.8 मोल्स मीथेन के रिएक्ट करें? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम इक्विवेलेंट स्टेटमेंट डिराइव कर सकते हैं, जो कि हमें मदद करेगा मोल्स मीथेन को मोल्स ऑक्सीजन में बदलना। हमको पता है कि 2 मोल्स ऑक्सीजन की ज़रूरत है 1 मोल मीथेन के लिए। जैसे हमने पहले वाले वीडियो में दिखाया था, हम हमेशा 2 कन्वर्जन फैक्टर्स निकाल सकते हैं हर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट के लिए।
सिर्फ याद रखना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट होने चाहिए। दी हुई ही वाली वैल्यू से शुरू करके हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस कन्वर्जन फैक्टर के साथ जो कि मोल्स मीथेन को कैंसिल कर देगा और मोल्स ऑक्सीजन दे देगा। इस दूसरे एग्जाम्पल में ये प्रश्न उठता है कि कितने मोल्स मीथेन कंबस्ट हुए हैं अगर हमने 5.9 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया है। हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इक्विवेलेंट स्टेटमेंट निकाल सकते हैं जो कि मोल्स CO2 को मोल्स मीथेन में बदल देगा। इसलिए 1 मोल CO2 फॉर्म होगा जब 1 मोल मीथेन कंबस्ट हो। इस इक्विवेलेंट स्टेटमेंट से हम दो कन्वर्जन फैक्टर्स भी लिख सकते हैं। दी हुई वाली वैल्यू से शुरू करके हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस कन्वर्जन फैक्टर से जो कि मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड को कैंसिल कर देगा ताकि मोल्स मीथेन बच जाए। अब हम निकालते हैं कितने ग्राम्स पानी के हमने बनाए हैं अगर हम 50.1 ग्राम्स मीथेन रिएक्ट करें। हमने पहले वाले सवालों में देखा है कि हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का इस्तेमाल करके मोल्स x को मोल्स y में बदल सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हम मोल्स मीथेन को मोल्स पानी में बदलेंगे। तो चलो हम पहले दी हुई ग्राम्स मीथेन को मोल्स में बदलते हैं और फिर हम मोल्स पानी तक बदलेंगे और फिर ग्राम्स पानी। ध्यान से देख के हम समझ सकते हैं कि हमारा उत्तर वही है जैसे कि हमने अगर दो ट्रायंगल्स को साथ में जोड़ दिया है। अब हमारे पास एक उत्तर है ग्राम्स x को ग्राम्स y में बदलना इस सवाल के लिए। एक और बार हमारे प्लान है ग्राम्स मीथेन को मोल्स मीथेन में बदलना, फिर मोल्स पानी में और आखिरी में ग्राम्स पानी में। इस उत्तर को एक्सिक्यूट करने के लिए हम दी हुई वाली क्वांटिटी से शुरू करेंगे और फिर हमारे यूनिट्स हमें गाइड करेंगे। ग्राम्स मीथेन से मोल्स मीथेन से मोल्स पानी और आखिरी में मोल्स पानी से ग्राम्स पानी जो कि हमारा डिज़ायर्ड यूनिट है। अब हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लगा देते हैं जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इक्वेट कर देंगे। हमको पता है कि 1 मोल मीथेन इक्वल करता है 16.04 ग्राम्स मीथेन। 2 मोल्स पानी के बनेंगे जब 1 मोल मीथेन कंबस्ट हो जाए और 18.01 ग्राम्स पानी के इक्वेट होते हैं 1 मोल पानी के साथ। मैथ और सही सिग फिग्स तक राउंड करने के बाद हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। इसलिए 50.1 ग्राम्स मीथेन का कंबस्शन 113 ग्राम्स पानी को बनाता है। तो चलो हम एक और सवाल करते हैं। ये प्रश्न उठता है कि अगर 90.4 ग्राम्स एलिमेंटल कॉपर बने हुए हैं तो कितने ग्राम्स अमोनिया का इस्तेमाल करा होगा। हम सोच सकते हैं कि हमारा शुरुआत ग्राम्स y पर है और हमें वापस ग्राम्स x तक जाना है या फिर दूसरे तरफ भी। दोनों तरीके एक जैसे ही हैं, लेकिन ताकि हम कंसिस्टेंट रहें हम नीचे वाला प्लान का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास एक उत्तर है इस सवाल के लिए। हम ग्राम्स कॉपर से शुरू करेंगे और फिर उसको मोल्स कॉपर में बदलेंगे, फिर मोल्स अमोनिया में बदलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का इस्तेमाल करके और आखिरी में ग्राम्स अमोनिया। इस उत्तर को एक्सिक्यूट करने के लिए हम पहले दी हुई क्वांटिटी से शुरू करते हैं और फिर हम प्लान के यूनिट्स को हमें गाइड करने देंगे। ग्राम्स कॉपर से मोल्स कॉपर से मोल्स अमोनिया और फिर मोल्स अमोनिया से ग्राम्स अमोनिया जो कि हमारा डिज़ायर्ड यूनिट है। अब हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लगा देते हैं जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इक्वेट कर देंगे। 1 मोल कॉपर इक्वल है 63.55 ग्राम्स कॉपर के साथ 2 मोल्स अमोनिया का इस्तेमाल करा था ताकि 3 मोल्स कॉपर बन जाए और 1 मोल अमोनिया इक्विवेलेंट है 17.03 ग्राम्स अमोनिया के साथ। मैथ और सही सिग फिग्स तक राउंड करने के बाद हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। अब हम एक लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल करते हैं। प्रश्न उठता है कि अमोनिया के सिंथेसिस में कितने ग्राम्स प्रोडक्ट के बनेंगे अगर हमको 2 रैंडम क्वांटिटीज़ रिएक्टेंट्स की दी हुई हैं। एक क्वांटिटी लिमिट करेगी अमोनिया के प्रोडक्शन को और एक क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रह जाएगी। इस प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए काफ़ी सारी तरीके हैं।
एक तरीका ये है कि हम देख सकते हैं कितने ग्राम्स प्रोडक्ट के हम बना सकते हैं क्वांटिटी के लिए जो दी हुई है। फिर जो ज़्यादा छोटी क्वांटिटी है जो बन जाती है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट है जो कि सिंथेसाइज हो सकता है। हमारे प्लान में हम पहले ग्राम्स नाइट्रोजन को मोल्स नाइट्रोजन में बदलेंगे और फिर मोल्स अमोनिया में बदल देंगे बैलेंस्ड इक्वेशन के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को इस्तेमाल करके। आखिरी में हम मोल्स अमोनिया को ग्राम्स अमोनिया में बदल देंगे। हम शुरू करेंगे ग्राम्स हाइड्रोजन के साथ और कन्वर्ट करेंगे मोल्स हाइड्रोजन में। फिर हम बैलेंस्ड इक्वेशन के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के साथ कन्वर्ट करेंगे मोल्स अमोनिया में और उसके बाद ग्राम्स अमोनिया में। इस प्लान को इस्तेमाल करने के लिए हम एक गिवन क्वांटिटी के साथ शुरू करेंगे और फिर वो यूनिट्स जो प्लान में हैं हमें गाइड करेंगे एग्जीक्यूशन को सेटअप करने में। ग्राम्स नाइट्रोजन को मोल्स नाइट्रोजन तक, मोल्स नाइट्रोजन को मोल्स अमोनिया तक और मोल्स अमोनिया ग्राम्स अमोनिया तक जो हमारा डिज़ायर्ड यूनिट है। अब क्योंकि हमारे यूनिट सही हैं हम वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ डालेंगे जो कि अलाउ करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इक्वल होने। 1 मोल नाइट्रोजन इक्वल होता है 28.02 ग्राम्स नाइट्रोजन के साथ, 1 मोल नाइट्रोजन इक्वल है 2 मोल्स अमोनिया के साथ और 1 मोल अमोनिया इक्वल होता है 17.03 ग्राम्स अमोनिया के साथ। 3 सिग फिग्स तक राउंड करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। अब हम शुरू करते हैं दूसरी ग्राम क्वांटिटी के साथ। फिर से जो यूनिट्स प्लान में हैं वो हमें गाइड करेंगे एग्जीक्यूशन को सेटअप करने में। ग्राम्स हाइड्रोजन तक, मोल्स हाइड्रोजन मोल्स अमोनिया तक और मोल्स अमोनिया ग्राम्स अमोनिया तक जो हमारा डिज़ायर्ड यूनिट है। अब क्योंकि हमारे यूनिट्स सही हैं हम वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ डालेंगे जो कि अलाउ करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इक्वल होने। 1 मोल हाइड्रोजन इक्वल होता है 2.016 ग्राम्स हाइड्रोजन के साथ। 3 मोल हाइड्रोजन को इक्वल करते हैं 2 मोल अमोनिया। 1 मोल अमोनिया इक्वल होता है 17.03 ग्राम्स अमोनिया के साथ। 3 सिग फिग्स तक राउंड करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। 33.5 ग्राम्स नाइट्रोजन अमोनिया के प्रोडक्शन को 40.7 ग्राम्स तक सीमित रखता है। इसलिए नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है और सिर्फ 40.7 ग्राम्स अमोनिया के बनने देता है। हाइड्रोजन काफ़ी बच जाता है और इसलिए ये प्रश्न उठता है कि कितने ग्राम्स हाइड्रोजन के बचते हैं। इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए हमको ग्राम्स नाइट्रोजन को मोल्स नाइट्रोजन में बदलना है और फिर मोल्स हाइड्रोजन और ग्राम्स हाइड्रोजन में बदलना है। ये बताता है कितने ग्राम्स हाइड्रोजन इस्तेमाल हुए हैं इस रिएक्शन में जिससे कि 40.7 ग्राम्स अमोनिया के बन जाए। ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है इनिशियल अमाउंट हाइड्रोजन से जिससे कि हमको मिल जाए जो ग्राम्स हाइड्रोजन बचते हैं। नाइट्रोजन का गिवन अमाउंट से शुरू करके हम बदलते हैं मोल्स नाइट्रोजन में, फिर मोल्स हाइड्रोजन में और फिर ग्राम्स हाइड्रोजन जो इस्तेमाल हुए हैं। ये दिखाता है कितना हाइड्रोजन रिएक्ट हुआ है 33.5 ग्राम्स नाइट्रोजन के साथ जो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ये क्वांटिटी को इनिशियल अमाउंट हाइड्रोजन से सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको मिल जाता है कितना हाइड्रोजन बचता है। अगले एक्सरसाइज में हमको क्वांटिटीज़ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दिए हुए हैं और हमको परसेंट यील्ड निकालना है। पहले 3 चीज़ें लिखो, बैलेंस्ड इक्वेशन, रिएक्टेंट्स के क्वांटिटीज़ और कितना मेथनॉल सिंथेसाइज्ड है। हमको परसेंट यील्ड निकालना है और हमको इसीलिए 2 चीज़ें चाहिएंगी, एक्चुअल अमाउंट जो प्रोड्यूस हुआ है जो कि वर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है और फिर थियोरेटिकल अमाउंट जो कि हम निकालेंगे अगर हम 100% यील्ड अस्यूम करते हैं। इसलिए ये एक लिमिटिंग रिएक्टेंट एक्सरसाइज है। हमको रिएक्टेंट्स के क्वांटिटीज़ दिए हुए हैं और हमको थियोरेटिकल यील्ड निकालना है। तो चलो हम शुरू करते हैं हाइड्रोजन की गिवन क्वांटिटी के साथ। हम ग्राम्स हाइड्रोजन को मोल्स हाइड्रोजन में बदलेंगे, फिर मोल्स मेथनॉल में और फिर ग्राम्स मेथनॉल में। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हम हाइड्रोजन की गिवन क्वांटिटी को बदलेंगे मोल्स हाइड्रोजन में डेफिनेशन के साथ। 2.016 ग्राम्स हाइड्रोजन इक्वल होता है 1 मोल हाइड्रोजन के साथ। फिर मोल्स हाइड्रोजन को मोल्स मेथनॉल में बदलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बैलेंस्ड इक्वेशन के इस्तेमाल करके। 2 मोल हाइड्रोजन इक्वल हैं 1 मोल मेथनॉल के साथ।
फिर मोल्स मेथनॉल को ग्राम्स मेथनॉल में बदलेंगे डेफिनेशन के साथ। 32.04 ग्राम्स मेथनॉल इक्वल होता है 1 मोल मेथनॉल के साथ, जो कि हमारा डिज़ायर्ड यूनिट है। 4 सिग फिग्स तक राउंड करने के बाद हमारा फाइनल अमाउंट मेथनॉल का, जो कि बन सकता है 10.60 ग्राम्स हाइड्रोजन से आ जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं गिवन क्वांटिटी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और ग्राम्स कार्बन मोनोऑक्साइड को बदलेंगे मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड में, मोल्स मेथनॉल में और फिर ग्राम्स मेथनॉल में। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हमको कार्बन मोनोऑक्साइड का गिवन क्वांटिटी को बदलना है मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड में डेफिनेशन के साथ। 28.01 ग्राम्स कार्बन मोनोऑक्साइड इक्वल होते हैं 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। फिर मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड को मोल्स मेथनॉल में बदलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बैलेंस्ड इक्वेशन के इस्तेमाल करके। 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड इक्वल है 1 मोल मेथनॉल के साथ। फिर मोल्स मेथनॉल को ग्राम्स मेथनॉल में बदलेंगे डेफिनेशन के साथ। 32.04 ग्राम्स मेथनॉल इक्वल होते हैं 1 मोल मेथनॉल के साथ, जो कि हमारा डिज़ायर्ड यूनिट है। 3 सिग फिग्स तक राउंड करने के बाद हमारा फाइनल अमाउंट मेथनॉल का, जो कि बन सकता है 68.5 ग्राम्स कार्बन मोनोऑक्साइड से आ जाता है। 68.5 ग्राम्स कार्बन मोनोऑक्साइड मेथनॉल के प्रोडक्शन को लिमिट करता है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड लिमिटिंग रिएक्टेंट है और हाइड्रोजन काफ़ी बच जाता है। मेथनॉल का थियोरेटिकल अमाउंट जो बन सकता है को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं परसेंट कैलकुलेशन का फॉर्मूला में। ये हमारा फाइनल परसेंट यील्ड देता है इस डाटा के लिए 45.5%।